हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। बच्चों, जैसे कि हमने पिछली दो क्लासों में मॉडल पेपर में खंड आ और बी बा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चनों का हमें सार आज करना था। आइए हम उन क्वेश्चनों को मतलब सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर में भी होंगे और सबसे ज़्यादा आपकी दिल की धड़कनें भी तेज हुई होंगी। तो आप दिल की धड़कनों को शांत बनाए रखिए। जब तक आपका एक्सेल स्टडी 9101 है तब तक आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, हमने मॉडल नंबर 1 में जो किया था वो आपको सबसे पहले 20 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव कराए थे। फिर उसके बाद हमने वर्णनात्मक प्रश्न में खंडवा में भी क्वेश्चन हमने 1 और 2 करवाए गए थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है आज उनको कराने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए हम बहुत ही सरलता से और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे बच्चों। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग क्या है, फिर हम उसके क्षेत्रफलों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, आप वर्ग से तो परिचित ही होंगे। सबसे पहले वर्ग जो है वो 2D में होता है। 2D का मतलब ये है, वर्ग जो हमारा वो 2D में होता है। 2D का मतलब है कि 2 डायमेंशन इसकी होती हैं। एक इसमें क्या होती है, लंबाई होती है और एक क्या होती है, चौड़ाई होती है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि लंबाई जो होती है वो चौड़ाई की क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। बस ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और जो लंबाई, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम फिगर के तौर पर अगर समझना चाहेंगे तो हमारा ये क्या दिया है, वर्ग। वर्ग में अगर देखेंगे बच्चों तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। लेकिन बच्चों अभी हमने आपको क्या बताया कि इसमें दोनों क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बच्चों अगर मान लीजिए लंबाई 4 है तो चौड़ाई भी 4 होगी। इसलिए हम जब भी मतलब इसमें भुजा लेते हैं तो मान लीजिए कोई भुजा हमने ए लिया है तो ये वाली भुजा भी ए मानी जाएगी, ये वाली भुजा भी ए मानी जाएगी, ये वाली भुजा भी ए मानी जाएगी, ये वाली भुजा भी मानी जाएगी। इसकी 4 भुजाएं होती हैं लेकिन चारों क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया कि 2 वर्ग दिए गए हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ये देख लेते हैं कि वर्ग में हमने क्या सीखा कि 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बच्चों यहां देखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, भुजा इंटू भुजा होता है। आप लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो बच्चों हमने यहां क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक हमें क्या दिया गया है, एक 2 वर्गों के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि 2 वर्ग बना लेते हैं। पहला वर्ग, ये आपका पहला वर्ग है। इसमें हमने क्या बताया, सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी ए होगी। मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा ए मानी जाएगी, सारी भुजाएं क्या होगी, ए। दूसरा वर्ग भी बना लेते हैं बच्चों। तो दूसरा वर्ग ये, इसकी भुजा मान लेते हैं बच्चों, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो सभी भुजाएं भी बच्चों क्या हो जाएंगी, बी और बी हो जाएंगी। अभी हमने बताया कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में यही बोला है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इनके परिमापों का जो योगफल है वो 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की हमें क्या करना, भुजाएं ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार जो हमें दिया गया है, हम मान लेते हैं ये पहला वर्ग है, ये क्या है, दूसरा वर्ग है। तो प्रश्नानुसार यहां मान लेते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा ए तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या है बच्चों, बी है। अगर इसमें भुजा है तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी मीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा जो दिया गया है वो मीटर में ही दिया गया है।
तो बच्चों हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पर पहले फिगर में ही बताया था आपको कि एक हमारा जो वर्ग है वो क्या है, एक की भुजा ए है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, बी है। अब वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो प्रश्नानुसार हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर होता तो ए का करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वर्ग का बच्चों करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इनके योग, इनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिया बच्चों, 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर आगे बताया है तथा इनके परिमापों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 68 है। तो परिमाप क्या होता है बच्चों, इनमें परिमाप की अभी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, 4 गुणे भुजा होती है। तब इसी का अप्लाई करेंगे तो 4 गुणे भुजा का मतलब ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि ये हो जाएगा 4a, इसकी पहले वाले वर्ग की परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणे ए हो जाएगा, दूसरे वाले का परिमाप निकालेंगे तो 4 गुणे बी हो जाएगा। बराबर कितना दिया गया है, इसमें 68 दिया गया है। इसको समीकरण नंबर बच्चों क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 2 से करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा आपका, 4 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 68। a प्लस बी बराबर निकालोगे बच्चों तो यहाँ पर 4 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कन्नम 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हमने जो वैल्यू निकाला है इसकी, तो इसमें से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर होगा b, 95 हो जाएगा इसका, तो 95 होगा 17 माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों की समीकरण, यहाँ समीकरण 3 से a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा आपको, a का मान रखना है तो आपको 17 माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a की जगह वैल्यू पुटअप कर दोगे। समीकरण 1 का हमारा क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 157 दिया गया, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 157। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 17 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 289, बी स्क्वायर यानी b का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा, 2ab करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 34b हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 157। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, बी का बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 34b हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 289, और 157 को 95 कर देंगे तो ये 157, ये बच्चों बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण जैसे बन गया बच्चों तो हम क्या कर देते हैं, इसको हल करते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर 34b, इसमें 289 में 157 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2 कॉमन ले लेना है तो आपका यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ 17b हो जाएगा, यहाँ से आप भाग दोगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 17b प्लस 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का फैक्टर करने के लिए हमने क्या मतलब विधि अपनाई थी कि गुणा करें तो कितना है बच्चों, अचर पद और यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यानी यहाँ यक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ b है तो b स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 गुणे 66 कर लेते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, गुणा कराएंगे तो 66। अब ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढना है कि गुणा करें तो कितना है, 66 आए, और जोड़ घटा दे तो कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो 11 छः का बच्चों कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 11 छः कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो हम इसी को क्या कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये बच्चों ए कहाँ है रखा है, ये बी स्क्वायर है तो यहाँ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी स्क्वायर, हम यहाँ 11b माइनस का 6b प्लस 66 हो जाएगा बच्चों। फिर दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो के जोड़े में से b कॉमन लेते हैं तो b माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ बच्चों माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6। अगर आपके गुणनखंड सही है तो फैक्टर जो आपके मिल रहे होंगे तो b माइनस 11 और यहाँ आपका b माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस 6 इक्वल टू एक बार 0 मान लेंगे तो b का मान यहाँ पर 11 प्राप्त होगा, और दूसरा आपका b माइनस 6 इक्वल टू 0 तो b का मान 1 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर b की वैल्यू हमें 2 मिली। अब क्या करते हैं, जो हम समीकरण 3 माने थे उसी समीकरण 3 में हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो जब यहाँ पर 2 शर्तें हैं बच्चों आपको लगेंगी, शर्त नंबर जो आपकी फर्स्ट होगी, शर्त नंबर फर्स्ट में जब b बराबर क्या हो, 11 हो। जब b बराबर 11 होगा बच्चों तो a का मान जो प्राप्त होगा समीकरण यहाँ 3 से, समीकरण 3 से a बराबर जो आपको मिलेगा, a बराबर 17 माइनस क्या है, b की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 17 माइनस 11 तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, 6 मिल जाएगा। और जब बच्चों क्या होगा, सेकंड शर्त में जब b का मान हम क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं। तो जब 6 रखेंगे बच्चों तो x का मान क्या हो जाएगा, a बराबर समीकरण वही 3 से तो क्या करोगे, a बराबर 17 माइनस b हो जाएगा, तो 17 माइनस b का मान क्या है बच्चों, इस बार 6 है तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। तो दोनों शर्तों क्योंकि धनात्मक वैल्यू मिली है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आता है जब x b बराबर बच्चों जब क्या होगा, 11 होगा तो b का मान हमें क्या, a का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेकिन जब a का मान क्या होगा, जब b का मान 11 होगा तो a का मान 6 होगा। और जब बच्चों क्या मिलेगा, b का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि द्विघात क्या था बच्चों, यहाँ पर द्विघात समीकरण था, इसलिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। पहले हमने क्या बताया कि वर्ग क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर प्रश्न के अनुसार हमने पहले वाले वर्ग की भुजा a मान लिए, दूसरे वाले वर्ग की भुजा क्या मान ली है, b मान ली। फिर प्रश्नानुसार में बोला था कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का योग कितना दिया था, 157 मीटर स्क्वायर। फिर बोला था कि इन दोनों का परिमाप का जो योग है वो कितना है, 68 है। हमने समीकरण 2 से क्या कर लिए हैं, 4 कॉमन ले लिए हैं तो a प्लस b आ गया है। तो हमने a या b में से a की वैल्यू निकाल ली है और कहाँ पर रख दी, समीकरण नंबर 1 में रख दिए हैं। 1 में रख देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर हम इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे, फैक्टराइजेशन से हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक b की वैल्यू 11 प्राप्त हुई है और एक b की वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। तो हमने शर्त में बताया कि जब b बराबर 11 होगा तो a का मान आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और जब b का मान कितना होगा बच्चों, 6 होगा तो a का मान आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो यहाँ आप दोनों आंसर को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं धनात्मक दी गई हैं और आंसर भी क्या हो जाएंगे, धनात्मक होगा। तो आई होप ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, एक नाव की गति, ये आपका बच्चों सबसे पहले तो ये आपका सिलेबस में है नहीं है, ये आपका 3.8 प्रश्नावली का है, जबकि ये सिलेबस में हटा दिया गया, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आपका चौथा क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 60 डिग्री का है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की हमें क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पेडेस्टल है क्या। पेडेस्टल जब बच्चों आप कोई मूर्ति बैठाते हो तो पेडेस्टल एक धरातल में रखा जाता है जिसमें मूर्ति को बैठाया जाता है। तो समथिंग हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, पेडेस्टल है ये। और इस पेडेस्टल की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, h मान लेते हैं। ठीक, एक पेडेस्टल के शिखर पर ये पेडेस्टल है बच्चों, पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। तो हम मूर्ति को हम ऐसे कुछ मतलब बना देते हैं, ये आपकी क्या है, मूर्ति लगी हुई है। ठीक, अब पेडेस्टल ये बोला है कि पेडेस्टल के शिखर पर, तो शिखर का मतलब ये भाई पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये होगा, आधार क्या होगा, ठीक है, धरातल पर होगा। अब उस पर मूर्ति लगी है, मूर्ति ये मान लेते हैं ये मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई जो बोल रहा है बच्चों कितना बोल रहा है, 1.6 मीटर बोल रहा है।
अब यहाँ पर ये बोला है कि भूमि के एक बिंदु, तो भूमि के पर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए बिंदु ये क्या है बच्चों, ए है। अब बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति का शिखर बच्चों ये माना जाएगा, तो इसके शिखर से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है। अब जानते हैं बच्चों, एक आता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो जब हमारी दृष्टि रेखा क्या होती है, धरातल पर होती है, क्षैतिज पर होती है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो बच्चों हमारा जो कहाँ पर बनता है, धरातल पर बनता है कोण, तो उन्नयन कोण होता है। और जब हम ऊपर होते हैं और कोई वस्तु हमारी कहाँ पर होती है, क्षैतिज पर होती है, तो वहाँ पर जो हमारा पैर पर, यानी कि जो पैर पर बनेगा कोण वो क्या कहलाएगा बच्चों, अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है उन्नयन कोण की बात कर रहा है, तो हमारा कहाँ पर बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच पे बनेगा। तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर बोल रहा है उसी बिंदु से, जो बिंदु है, कौन सा बिंदु बच्चों, ए बिंदु से, ठीक है, उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर। अब पेडेस्टल का कौन सा शिखर होगा, ये वाला होगा। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो यहाँ से आप इसको सिंपली 45 डिग्री मान सकते हो। ठीक, तो बच्चों ये कितने डिग्री का हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको और थोड़ा आपको करना चाहे तो ये आपका पूरा जो माना जाएगा 60 डिग्री का ही माना जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। पेडेस्टल की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है बच्चों, h मीटर है, h मीटर है, जिसके शिखर अब इनका नॉमिनेट कर देते हैं। मान लीजिए ए है तो ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जिसके शिखर पर बी डी एक मूर्ति स्थापित है जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर है। अब इसको मैथमेटिकल भाषा में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी इक्वल टू जो आपको हो जाएगा वो 1.6 मीटर हो जाएगा। अब बी सी तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमने क्या माना है, एच मान लिया है। और इसमें अगर एंगल की बात करेंगे तो इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये लंब का काम करेगी ये जो इसमें है। तो ये आपका एक कोण बनेगा, एक कोण जो आपका बनेगा बी, और ये अगर एंगल के सापेक्ष लेंगे तो एक कोण जो आपको बनेगा वो क्या बनेगा, बी ए सी। तो बी ए सी इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री। और एक आपका बनेगा डी ए सी, जो आपका क्या बनेगा बच्चों, 60 डिग्री बनेगा। अब बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ प्रूव करते हैं, सॉरी पाइथागोरस से नहीं, समकोण त्रिभुज से प्रूव करते हैं। तो समकोण त्रिभुज बी सी ए में क्या करते हैं बच्चों, tan 45 डिग्री। तो tan बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है बच्चों, BC है, आधार क्या है, AC है। 45 डिग्री पर बच्चों जब भी आपका एंगल बने तो जो ऊंचाई होती है वो आधार के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या लिखा, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब BC की वैल्यू जो दी गई है वो क्या माने, तो बच्चों tan 45 का मान कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। BC की वैल्यू हमने क्या रख दिया, क्या माने थे, ये हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई थी तो हमने h मान दी। और AC हमें ज्ञात नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, AC को AC रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा आपको, AC बराबर जो मिलेगा वो आपको H मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों हम क्या कर लेते हैं, अब हमारे पूरी मूर्ति सहित हमारा पेडेस्टल का पूरा मतलब जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का आपका बन रहा है, इसमें 60 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज DCA में कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री।
अब बच्चों इसमें आप चित्र में अगर देखेंगे तो अब पूरा एंगल इसमें बन रहा है, तो पूरा एंगल जब बनेगा तो 60 डिग्री लेंगे, तो 60 डिग्री में अब ऊंचाई भी पूरी हो जाएगी। तो जब ऊंचाई लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका इधर BD और क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण में, तो लंब पूरा माना जाएगा, तो क्या हो जाएगा BD प्लस BC अपान क्या हो जाएगा आधार क्या होगा AC हो जाएगा। बच्चों tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3 होती है। BD की वैल्यू हमारी दी गई है 1.6 दी गई है। BC की वैल्यू हमें क्या माना था H माना था। AC की वैल्यू हमें पता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको √3 AC इक्वल टू 1.6 प्लस H हो जाएगा। अब AC की वैल्यू बच्चों पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 AC की वैल्यू H है तो इंटू H हो जाएगा इंटू इक्वल टू 1.6 प्लस क्या हो जाएगा H हो जाएगा। H को हम क्या करेंगे परिवर्तन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 3H माइनस H हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखिए H कॉमन है तो H कॉमन उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब H की वैल्यू ज्ञात करना है तो ये कहाँ जाएगा गुणे वाली संख्या भाग में जाएगी तो ये 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब बच्चों और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं हर का परमेयीकरण। तो हर का परमेयीकरण में जो हर में चिन्ह जो होता है वो बदल जाया करता है, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा। इसमें एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे, यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो हर का परमेयीकरण करने पर। यहाँ एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू होती है बच्चों तो एक फार्मूला होता है a² माइनस b² क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी होता है। हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में है तो हम इसको क्या ले सकते हैं a² माइनस b²। तो √3 का √3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाता है बच्चों तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई 1.6 और इंटू क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 और इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब इसको सिंपली डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा √3 प्लस 1 हो जाएगा। यही आपकी पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आता है पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 0.8 √3 प्लस 1 मीटर होगी। यही बच्चों आपका आंसर होगा। तो बच्चे देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेडेस्टल को माना। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी थी, मूर्ति जो कितनी मीटर ऊंची थी 1.6 था। यहाँ पर हम एंगल को डिनोट कर लिया, फिर उसको सिंपली सबसे पहले मानना है। भाषा लिखना बहुत ही आवश्यकता है बच्चों, क्योंकि भाषा के भी नंबर मिलते हैं तो आपको भाषा लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप मैथमेटिक भाषा में लिख सकते हो जो दिया है। फिर हमने समकोण त्रिभुज BCA लिया तो tan 45 में हमने एक वैल्यू ज्ञात कर ली। फिर हमने पूरे कोण को लिया तो पूरा हमने कोण भी लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों त्रिभुज लिया कितना हो जाएगा DAC लिया तो इसमें 60 लगाया तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो गई वो क्या मिली √3 AC इक्वल टू 1.6 प्लस H। फिर हमने परिवर्तन कर लिया H का, इधर ट्रांसफर किया तो H की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। फिर H का मान निकालना है तो गुणे में वाली संख्या भाग में चले जाएगी। फिर हमने क्या कर दिया इसका परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण करने में क्या होते हैं बच्चों चिन्ह बदल जाते हैं। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, H की वैल्यू हमें जो प्राप्त हो गई वो 0.8 √3 प्लस 1। यही क्या होगी पेडेस्टल की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी थी। ये पेडेस्टल की ऊंचाई जो हमने माना था H। बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है इसी का जो अथवा दिया गया है वो क्या दिया गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है बच्चों 60 डिग्री 30 डिग्री का। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि फिगर कैसे इसका बनेगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का अथवा है, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। तो बच्चों इसका सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। क्या दिया गया 80 मीटर चौड़ी एक क्या है बच्चों सड़क है। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क हम मान लेते हैं कि ये
इसकी सड़क की दोनों बिंदु होंगे, एक हमारा ए होगा, दूसरा क्या होगा, बी होगा। फिर उसमें बोला है कि उसके आमने सामने, आमने सामने का मतलब है एक खंभा अगर इधर होगा तो उसके सामने दूसरा खंभा होगा। तो ये एक खंभे को हम मान लेते हैं कि क्या है बच्चों, ए सी मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो एक खंभा हमारा ए सी हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया बच्चों, बी डी हो गया। ठीक, असमान ऊंचाई वाले हैं तो अगर ये वाले ए सी की ऊंचाई भी एच होगी तो इसकी भी ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, एच ए मान लेंगे। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के, अब एक खंभे का शिखर ये माना जाएगा, एक खंभे का शिखर, तो एक खंभे का शिखर सी होगा, दूसरे का डी होगा। और इनके जो उन्नयन कोण बन रहा है कहाँ पर बन रहे हैं, सड़क के किसी बिंदु पर। तो सड़क पर कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है एन मान लेते हैं, इस पर बन रहा है। कौन कौन से कोण बन रहे हैं, तो एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक 60 डिग्री का बना लेते हैं। तथा दूसरे वाला जो खंभे का शिखर का क्या है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो हम इसको 30 डिग्री डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों बोला खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना, तो सब सर्वप्रथम हमें क्या कर लेते हैं, इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनके खंभों के बीच की दूरियां भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों हम थोड़ा इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज हम लिखेंगे कि माना सड़क ए बी है, ए बी है जिसकी चौड़ाई कितने मीटर है, 80 मीटर है, 80 मीटर है। सड़क की है दोनों, सड़क के दोनों ओर समान लंबाई, समान ऊंचाई कर सकते हैं, समान ऊंचाई के दो खंभे AC तथा BD हैं। अब इनको मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे तो क्या होगा, AC जो होगा वो किसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। दोनों को हमने क्या मान रखा है, ऊंचाई h मान रखा है, h मीटर। अब बच्चों हमें ये भी फाइंड आउट करना, हमें इनकी दूरी भी ज्ञात करना, ऊंचाई भी ज्ञात करना है, दूरी भी ज्ञात करना है, AN की भी दूरी ज्ञात करना है, और NB या BN की भी दूरी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करते हैं बच्चों, सिंपली इसमें क्या करते हैं, वही समकोण त्रिभुज से हल कर लेते हैं। एक हमारा कोण बन रहा है, इसमें यहाँ कोण भी अगर दर्शाना चाहो तो एक कोण बन रहा है CNA इक्वल टू 60 डिग्री है, और दूसरा कोण बच्चों क्या बन रहा है, DNB इक्वल टू 30 डिग्री है। अब बच्चों इसको सिंपली क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज CAN में तो इसकी बच्चों क्या है, सबसे पहले इसकी जो हमारी सड़क की जो चौड़ाई दी थी वो कितनी दी गई थी, 80 मीटर थी। तो बच्चों अगर पूरी 80 मीटर है, तो अगर हम एक यहाँ पर बिंदु जो हमारा दिया है n दिया है, तो यहाँ की अगर हम क्या करेंगे, दूरी को अगर यक्स मान लेंगे तो पूरे में से जो हमारी पूरी दूरी चौड़ाई की दी गई है उसमें माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स, यानी 80 को हमें दो भागों में डिवाइड करना है। और दो भागों में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को हम ले लेते हैं, जैसे 50 है, इसके दो फैक्टर करना है, तो एक व्यक्ति को अगर 10 मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, 50 में 10 माइनस कर देंगे तो दूसरे व्यक्ति को 40 मिलेगा। तो हमें पूरी दूरी दी गई थी, तो एक को हम यक्स मान लेंगे तो दूसरे को इसमें घटाना पड़ेगा, जैसे हमें इसमें घटाए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक को क्या माना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि an जो है, an जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आप यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप सीधे क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे। तो हमने क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज CAN में tan 60 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है AC, आधार क्या है बच्चों AN। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब tan 60 का मान क्या होता है, √3, और हमने AC या CA को क्या माना है, h माना है। AN क्या दिया है बच्चों, 80 माइनस x दिया है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ, √3 80 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा h।
इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो या इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DBN में कितना बच्चों, tan 30 डिग्री। अब tan है तो क्या होगा, लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा DB/NB। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। DB की वैल्यू h है, NB की वैल्यू कितनी है, x है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्रॉस तिर्यक गुणा कराओगे तो क्या होगा, x बराबर क्या होगा, √3h। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण h, यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या होगा, x/√3 हो जाएगा। इसको आप मानिएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से जो वैल्यू है वो क्या करना है, हमें 1 में पुटअप करना है। तो बच्चों यहाँ से हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण 1 है बच्चों वो क्या है, समीकरण 1 है √3 80 - x = h है। h की वैल्यू हमने कहाँ से बच्चों निकाली, समीकरण 2 से। h की वैल्यू जो निकालें बच्चों क्या है आपका, x/√3 है तो ये √3 80 - x, h की वैल्यू है x/√3। यहाँ आप लिख सकते हो चूँकि h बराबर क्या है, x/√3 है। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, √3 × √3 80 - x = कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 का √3 में गुणा कराओगे तो 3 हो जाएगा। 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 80 - x = x हो जाएगा। इसका गुणा कराओगे तो कितना होगा, 8 × 3 = 24, 240 - 3x = कितना हो जाएगा, x होगा। अब बच्चों क्या करते हैं, x की चर पदों को एक साइड ले जाते हैं, अचर पदों को एक साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 240, 3x पक्षांतरण होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3x जोड़ेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 4x 240। x की वैल्यू निकालेंगे 240 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 4 × 24 हो जाएगा तो x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो गई बच्चों, 60 हो गई। अब हमने बच्चों क्या माना था, यहाँ पर एक की दूरी को हमने जो माना था वो क्या माना था, bn को x माना था, an को 80 - x माना था। तो यहाँ पर हमें bn बराबर जो हमने क्या माना था, x, तो bn की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, कितनी मीटर होगी, 60 मीटर। ठीक है। और दूसरे की जो हमने माना था वो an बराबर माना था 80 - x। 80 में से 60 माइनस करेंगे तो दूसरे an की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों क्या हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार इन दोनों खंभों की दूरियां, एक हमारी bn आ गई और दूसरी क्या हो गई, an। अब बच्चों हमें क्या करना, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, जो हम समीकरण नंबर 2 माने थे, इस समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने क्या माना है बच्चों, √, यहाँ से हम h बराबर जो हमने माना था वो खंभों की ऊंचाई दोनों बराबर थी तो x बटे √3। तो x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू बच्चों क्या आई है, 60 बटे √3। इसका परमेय थोड़ा कर दीजिए, परमेयकरण, ऊपर नीचे √3 पे गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 60 √3 बटे √3 का √3 में गुणा कराओगे तो 3 हो जाएगा। 3 का आप इसमें भाग दोगे तो 3 दूनी 6, यानी कि ऊंचाई जो हो जाएगी खंभों की वो कितनी हो जाएगी, 20 √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आप सिंपली आप ऊंचाई भी ज्ञात कर लोगे, उन खंभों की दूरियां भी ज्ञात कर लोगे। तो खंभों की जो दूरियां प्राप्त हो गई बच्चों क्या मिली, ये भी 20 √3 होगी और ये भी 20 √3 होगी। और जो हमने इनकी दूरियां निकाली थी तो एक खंभे की दूरी जो निकाले थे वो कितने निकाले थे, 60 है bn की, और दूसरे खंभे की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर। तो यहाँ आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आता है दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 20 √3 तथा उनकी दूरियां क्रमशः 60 मीटर
तथा 20 मीटर होंगी। इस तरीके से बच्चों आप करोगे तो आपके मार्क्स भी फुल मिलेंगे और आपको नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका अथवा था उसको भी कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन का आपका लास्ट सवाल है वो क्या है, आते हैं अगले क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। बच्चों देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात करना है बच्चों। कि वास्तविक धारिता यानी वास्तविक रूप से कितना इसमें आएगा, जितनी मात्रा आएगी जूस की, और हमें क्या करना आभासी का मतलब ये कि उभरा हुआ भाग में जितना भी हमारा क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि ये उभरा हुआ भाग क्या होगा कि जितनी भी धारिता है उसको क्या कर देगा, घटा देगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए गए बच्चों, ग्लास। तो ग्लास आपका किस आकार का होता है, सिलेंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार होता है। बेलनाकार है। नीचे बच्चों आपका क्या बना हुआ है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ भाग जो है बच्चों किसको दर्शा रहा है, अर्धगोले को दर्शा रहा है। उभरा हुआ भाग जो है बच्चों किसको दर्शा रहा है, अर्धगोले को दर्शा रहा है। ये आपका अब बच्चों इसमें बेलनाकार गिलास की आंतरिक जो त्रिज्या बताई गई है वो कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो ये आपकी कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई की ग्लास की कितनी दी गई है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि हम ग्लास की पूरी धारिता निकालते हैं। अब ग्लास हमारा किस आकार का है बच्चों, बेलनाकार है, तो बेलन का हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ग्लास में कितना जूस प्राप्त होगा। फिर हम ये प्राप्त करेंगे कि अंदर जो है ग्लास के अंदर वो क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। तो अर्धगोला क्या करेगा, इतने जूस को क्या कर देगा, हटा देगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको इतना जूस मिलेगा ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जो हमें दिया गया वो थोड़ा लिख लेते हैं। दिया है बेलन की बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी आधी करना पड़ेगा व्यास का, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चों, ऊंचाई जो इसकी दी गई है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितनी धारिता होगी, किसकी, ग्लास की। तो ग्लास हमारा बेलनाकार है, तो बेलन का हम क्या कर लेते हैं बच्चों, आयतन। तो बेलन का, या आप लिख सकते हो बेलनाकार ग्लास का आयतन। तो बेलन का बच्चों आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आपको क्या रखना है, 3.14। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपकी दी गई है 5/2 और एच की वैल्यू आपकी दी गई है, कितनी दी गई है, 10 दी गई है। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2 और 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। 2 अंक के बाद दशमलव है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले 25 का गुणा करा लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। 25 गुणे 5 कर लेते हैं। अब 25 सत्ते कितना हो जाएगा बच्चों, 175 हो जाएगा। 25 सत्ते 175 की 5 हासिल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 125 और 17 कितना हो जाएगा आपका,
7 5 12 142 हो जाए। 142 के कितना हो जाएगा 2, हासिल 14 हो जाएगा। 25 से करना 25, अब 25 14 कितना हो जाएगा बच्चों 5 4 9 3 39 हो जाएगा। तो ये आपका 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक 39 दशमलव कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। गुणे 5 करेंगे आप, इस तरह करेंगे तो थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको गुणे में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 5 से गुणा कराएंगे तो 5 5 25 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 5 9 45 45 1 46 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 3 15 और 15 4 कितना हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना होगा 196 दशमलव कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमें बच्चों कितना पता चल जाएगा कि आभासी धारिता पता चल जाएगी, कि आभासी मतलब जो हमारा उभरा हुआ भाग का भी मतलब आयतन आ जाएगा जो अर्धगोलाकार है, और प्लस जो अंदर भरा हुआ जूस का मतलब आयतन आ गया। तो ये हमारा बेलनाकार ग्लास का जो आभासी धारिता आ गई इतनी सेंटीमीटर। अब वो है क्या आयतन है तो क्यूब लग जाएगा बच्चों। अब इसी प्रकार बच्चों हम क्या करते हैं, उभरा हुआ जो भाग है इधर वो क्या है, नीचे वाला पार्ट अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं बच्चों। तो अर्धगोले का आयतन इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू सबकी रख देते हैं बच्चों। अब देखिए जब आधार इसमें जब त्रिज्या की बात करेंगे तो जो इसकी त्रिज्या होगी, क्योंकि गिलास की भी वही नीचे भी आधार वही होगा, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्या यहाँ पर थी बेलन की त्रिज्या 5/2 था, तो यहाँ इसकी भी त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बच्चों निकालते हैं, तो इसका आयतन अर्धगोले का आयतन यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई का मान कितना दिया है 3.14, और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी गई 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2 हो जाएगा। इसका बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 2 7 14 1.57। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले इसको गुणा करा लेते हैं। अभी हमने पीछे गुणा कराया था, इसका क्या वैल्यू प्राप्त हुई थी 1.57 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब पूरे के बट्टे जो आपका यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा। अभी बच्चों हमने इसका गुणा कराया था तो क्या मिला था हमें, इसका गुणा 196.25। अब भाग किसका कर देना 6 का कर देना है, वही आपकी क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो बच्चों हम इसमें थोड़ा भाग करके देख लेते हैं, यहाँ पर किस में भाग देना है 196.25 में भाग देना किसका 6 का, तो 6 कितना हो जाएगा 18, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, कितना बचेगा आपका बच्चों 4 बचेगा। 2 का उतारा लेंगे, दशमलव है तो आप दशमलव लगा देंगे सिंपली। फिर आपका बच्चों क्या 6 सत्ते कितना हो गया 42 हो जाएगा बच्चों, तो 42 हो गया। फिर आपका बच्चों देखिए 6 7 42, ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा। फिर यहाँ से आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, दशमलव आप 1 अंक के बाद लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें करोगे तो ये आपका 32 दशमलव कितना प्राप्त होगा बच्चों 7-8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वास्तविक मतलब धारिता हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आभासी हो जाएगी। तो आभासी धारिता हमने निकाल लिया था, हमें क्या ज्ञात करना था कि गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, वास्तविक धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आभासी में से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो वास्तविक धारिता यानी कि रियल कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन
तो बच्चों यहाँ पर रख देते हैं। तो आभासी धारिता हमारी कितनी आई है 196.25। अर्धगोले का आयतन जो है 32.78। माइनस कराएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ माइनस कर लेंगे तो 196.25 माइनस करेंगे 32.78। माइनस कराओगे तो 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से आपका 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा, यानी कितना बचेगा आपका 163.47 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगी ग्लास की वास्तविक धारिता हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः बेलनाकार ग्लास की वास्तविक धारिता 163.47 सेंटीमीटर क्यूब होगी। यही बच्चों आपका आंसर होगा। तो बच्चों हमने क्या किया कि हमने इसको फिगर से अगर समझना चाहेंगे तो ये वाला भाग जो उभरा हुआ भाग है बच्चों, इसमें क्या होगा कि ये आपका जो दुकानदार है ये आपका क्या कर रहा है, उभरा हुआ भाग में भाई इतने में आयतन आएगा नहीं, इतने में जूस आएगा नहीं, तो इस हमें क्या करना पड़ेगा, इतने आयतन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रियल जूस की कैपेसिटी निकालना था धारिता। तो पूरे बेलन के आयतन में अर्धगोले के आयतन को हमने माइनस कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि ग्लास में रियल में कितना जूस आएगा, वही हमें ज्ञात करना था। तो हमने क्या कर दिया बच्चों कि पूरे बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को माइनस कर दिए, तो हमें पता चल जाए कि ग्लास में कितना जूस आएगा। ठीक है बच्चों, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो बच्चों आई होप ये आप फार्मूले के द्वारा आसानी से आप सीख लिए होंगे, और थोड़ा सा कैलकुलेशन है डेसिमल वाला जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बच्चों आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका वो क्या दिया गया है कि एक बच्चा है राशिद, वो क्या करता है कि राशिद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। राशिद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल। अब बच्चों हमें इसमें रंग करना है ऊपरी भाग में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन इसमें 2 आकृतियां हैं, नीचे जो बना है वो शंकु बना है, ऊपर जो अध्यारोपित है वो क्या बना है, अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक, तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा फिगर से समझेंगे और उसके बाद हम इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा बच्चों, ये आपका 5वें का अथवा है, 5वें का अथवा, 5वें का अथवा। क्या बच्चों बताया गया है कि एक बल्ब है जो उसको उपहार स्वरूप जन्मदिन पर मिला है। नीचे का जो उसका आधार वाला जो आकृति है वो क्या है, शंक्वाकार है, और ऊपर वाले जो लट्टू का क्या है, जो अध्यारोपित है वो क्या है बच्चों, अर्धगोलाकार है, जैसे कटोरी है, इस तरह रखा गया। अब इसमें बताया कि लट्टू की पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास जो दिया गया बच्चों किसका, अर्धगोले का, इसका व्यास किसका बच्चों, अर्धगोले का ही मान सकते हो या फिर शंकु का मान सकते हो। 3 कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस बल्ब को क्या करना, मोमिया रंग से कलर करना है। तो मोमिया रंग से जब कलर करेंगे तो इसका पृष्ठ को ही रंग कलर करोगे आप। तो हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकाल लेना है, लट्टू का। लट्टू आपका क्या है, अर्धगोलाकार है, और एक शंकु है नीचे, शंकु का हमें निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, जो d बराबर दिया गया व्यास वो 3.5 दिया गया सेंटीमीटर। तो बच्चों हम इसको करते क्या है, सबसे पहले क्या दिया गया है, व्यास दिया गया, त्रिज्या निकालेंगे तो इसको आधा कर लेंगे। तो आधा करेंगे तो r बराबर 3.5 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो 3.5 ये डेसिमल हटाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक डेसिमल के बाद जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो आप बढ़ा दोगे इधर तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे बच्चों, 5 सत्ते 35, 5 को कितना हो जाएगा 20। तो इसकी त्रिज्या दोनों की काम करेगी बच्चों, क्योंकि शंकु के ऊपर ही क्या अध्यारोपित है, अर्धगोला है, तो दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी बच्चों, समान होंगी। अब आते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, इसमें लट्टू की ऊंचाई दी गई है। लट्टू की ऊंचाई जो दी गई वो कितनी दी गई है, लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की जो ऊंचाई दी गई बच्चों कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें देखिए क्या इसमें, अब शंकु का जो हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। अब देखिए बच्चों, त्रिज्या भी हमें पता है, ऊंचाई भी पता है, एच भी पता है। एल निकालने के लिए बच्चों जो फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है, अब इसमें जो ये वाली जो ऊंचाई होती है उसको तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, और ये जो ऊंचाई होती है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट होती है, इसको हम यल से डिनोट करते हैं। तो इसके बीच का एक संबंध होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जबकि हमें आर भी दिया गया है और एच भी दिया गया है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर देते हैं, आर की वैल्यू जो दी गई 7/4 का होल ऑफ स्क्वायर, और जो हमने क्या निकाला है इसकी ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो बच्चों ऊंचाई अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, किसकी, शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कुल लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई और माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। भाई त्रिज्या ऊपर जो ऊंचाई होगी अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी ऊंचाई का काम करेगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आपको मिलेगा, तो कुल ऊंचाई लट्टू की कितनी थी बच्चों, 5 सेंटीमीटर, और हमने त्रिज्या क्या निकाली है, अर्धगोले की त्रिज्या, वही होगी तो कितना होगा 7/4। माइनस कराओगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और 20 में 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। तो जो इसकी ऊंचाई आ गई, शंकु की ऊंचाई हमें जो मिली वो क्या मिली है, h बराबर 13/4। ठीक, अब यहाँ पर सिंपली आप पुटअप कर देंगे वैल्यू h की, तो कितनी हो जाएगी 13/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें आप करोगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 4, 4 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 16, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16। दोनों का आधार बराबर है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अंश अंश वालों को जोड़ दीजिए। तो 169 में 149 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 7 16, 9 कितना हो जाएगा, 18 की 8 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसको यल बराबर निकालना है तो स्क्वायर रूट करेंगे। अब 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, 218 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको साइड में कर लेते हैं। इसको आपने 9th या 8th में पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 2 की ग्रुपिंग करते हैं, तो अंत से हम क्या करते हैं, अंकों की ग्रुपिंग करते हैं। अब देखिए हमें एक वैल्यू जो मिल गई 2। अब ऐसी संख्या को लेते हैं जिसका हम वर्ग करें, एक उस संख्या का वर्ग करें तो हमें 2 से ज़्यादा संख्या नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो 1 का यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, रखेंगे, माइनस करेंगे 1 होगा, 1 को जोड़ना भी है, 1 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 2 2 की ग्रुपिंग है तो 18 पूरा आप उतार लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 118। अब हमें क्या करना, 2 पंचे 10 देख लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 5 5 25 और 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में होगा, तो क्या है 4 यहाँ भी रख देंगे, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 होगा। माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 2 और 2 हो जाएगा। 4 हमने लिया था तो 4 को जोड़ना भी होता है बच्चों, तो इसको 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ भाग नहीं जाएगा तो क्या कराएंगे, दशमलव लगाएंगे, लेकिन 1 जीरो नहीं बढ़ेगा 2 जीरो बढ़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 2 की ग्रुपिंग होती है। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का आप क्या कराओगे, भाग दोगे, गुणा कराओगे तो कितना होगा 2 8 16 और 2 नाम 18, तो समथिंग आपका 9 बार या में ज़्यादा हो सकता है, तो 7 बार में ही चेक कर लेते हैं। तो 7 यहाँ रखोगे तो 7 यहाँ रखोगे, 7 7 49
हासिल 4 हो जाएगा। 7 8 56 और 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, हासिल 6 और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बच्चों 7 का हमने लिया, 7 को जोड़ना भी है तो 7 7 14 हो जाएगा, 1 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2। माइनस करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 9 1। अब बच्चों क्या करते हैं, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि अब देखिए दशमलव लगा ही है तो 1 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, तो जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर फिर वही करते हैं, 7 ही बार में जाएगा बच्चों, यहाँ 7 बार में तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ भी रखोगे तो 7 7 49 हो जाएगा। तो सिंपली आप दशमलव के कितने अंकों तक करना, 2 अंकों तक ही करना है, इसलिए हमारी जो एल की वैल्यू प्राप्त हो गई वो कितनी मिल गई 14.77 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको करना क्या है कि आपको इसका शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, दोनों को जोड़ देना है। तो हमें जो यहाँ पर बल्ब में मोमिया कलर का जो कलर करना है वो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ऊपरी परत पर ही करना है। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखते हैं कि लट्टू पर मोमिया रंग भरा जा सकने वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बराबर होगा वो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार यूपी बोर्ड में पूछा भी गया था। अर्धगोले का सीएस से भी कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों की आर की वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ पाई आर आप कॉमन कर सकते हो। तो पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा 2 आर हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं देख लेते हैं कि पाई की वैल्यू यहाँ क्या बोला है रखने के लिए, तो क्या रखा है 22/7, तो 22/7 कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कितनी 7/4। एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली 14.77 प्लस 2r, आर की वैल्यू कितनी निकाले बच्चों 7/4। दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप काटोगे तो कितना प्राप्त होगा बच्चों आपको, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 11 कितना आ जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यहाँ से आप बच्चों काटोगे तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, जो मिलेगा आपको ये हो जाएगा 14.77 और यहाँ 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 11/2 यहाँ आपका 14.77 प्लस 7/2 है। अब क्या करते हैं, दोनों इसके हर बराबर नहीं है तो क्या करते हैं बच्चों, इसके अपान में 1 लिख देते हैं। दोनों कैल्शियम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 2 का गुणा कराओगे तो 2 सत्ते 14 की 4, हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15 की 5 हो जाएगा, हासिल 1 2 4 को 8 1 9 हो जाएगा, 2 1 9 2 यानी 29.54। अब प्लस कितना हो जाएगा 7 और इधर क्या है आपका इंटू में 11/2 है। आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2, इसका आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी 36.54 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। अब आप बच्चों इसको गुणा करा लीजिए और सीधे क्या कर दीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सत्ते 77 की 7, हासिल 7 11 दूनी 22 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, हासिल 2 11 अट्ठे 88 88 और 2 कितना हो जाएगा 90, हासिल कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। 11 का 9 11 11 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है। अब यहाँ पर फिर 2 से भाग देना, तो 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार चेकआउट आउट कर लेते हैं तो देखिए 11 सत्ते 77 की कितना हो जाएगा बच्चों 11 सत्ते
11, ठीक है। 11 सत्ते 77 की कितना हो जाएगा 7, हासिल 7, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, हासिल कितना हो जाएगा 2, 11 अट्ठे 88, 88 और 2 कितना हो जाएगा 90 और कितना बचेगा 9, 11 का नम 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक नम 2, 0 0 और ये हो जाएगा 2 4 को 8 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये आपका बच्चों। तो बच्चों हम एक काम करते हैं कि एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब चेक आउट कर लेते हैं कि कहीं मतलब माइनर मिस्टेक तो नहीं है। हम आंसर तक तो पहुंच गए हैं ऑलरेडी। कितना आया था 100.48 सेंटीमीटर क्यूब, जो इसका क्या हो गया मोमिया कलर का जो हम कलर कर रहे हैं लट्टू में उसका आयतन तो आ गया, लेकिन थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। देखिए बच्चों हमने पहले व्यास दिया था, त्रिज्या निकाला 7.4 हो गया, लट्टू की कुल ऊंचाई हमने शंकु की ऊंचाई निकाली, तो लट्टू की ऊंचाई में से अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दिए। फिर हमने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पाई आर एल निकालने के लिए हमने क्या किया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बच्चों देखिए क्या करते हैं 7 7 49 16। ओ बच्चों यहाँ पर क्या हुआ √218 का तो हमने फैक्टर कर लिया है, हमने वैल्यू निकाल लिया, लेकिन बच्चों देखिए 4 का भाग देना था, यहाँ 4 का भाग देने पर हमने मिस आउट कर दिया। तो 4 का भाग दे देते हैं बच्चों, तो अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे तो बच्चों क्या प्राप्त होगा 4 3 12, कितना बचेगा 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, 4 9 36 हो जाएगा। तो समथिंग बच्चों आपका जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 3.69 देखने को मिली। अब बच्चों जहाँ जहाँ पर एल है यहाँ थोड़ा सा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू हमने क्या रखी थी 14.77, जो हम यहाँ पर मिस आउट कर दिए थे, हमें 4 का भाग दें। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं, तो कितनी आई हमें 3.69। ये आप छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं उनको विशेष ध्यान दीजिएगा, और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक बार अपने सॉल्यूशन को चेकआउट जरूर करिएगा। तो 3.69 जो आया है यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा 3.69। बच्चों यहाँ पर भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3. यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा सा कट आउट करना चाहें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ का आप वो कर दीजिएगा। क्या आया था बच्चों हमारा यहाँ पर 11/2 हो गया था, यहाँ आपका 3.69 और 7/2 आ गया। अब यहाँ से बच्चों आप इसको क्या कर लीजिएगा कट कर लीजिएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं इसके बटे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो इसके बटे कुछ नहीं तो 1 2 का भाग दें, 2 नाम 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12 1 13 हो जाएगा, हासिल 1 2 3 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, 4 का भाग देते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, 11 गुणे कितना हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो 7 7 कितना होगा 14.38 हो जाएगा। अब इसका बच्चों गुणा कराओगे तो 11 8 88 की 8 हासिल कितना हो जाएगा 8, 11 3 33 33 8 कितना होगा बच्चों 41, हासिल कितना होगा 4, 11 चौक 44 4 कितना होगा 48, हासिल 4, 11 का नम 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव आप लगा दोगे और अपान में कितना है 4 है, 4 का भाग देना है, 4 3 कितना हो जाएगा बच्चों 4 3 12 कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36, फिर कितना बचेगा बच्चों 36, 2 बचेगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1 बचेगा और 4 3 12 4 चौक 16। तो समथिंग बच्चों जो हमें देखने को मिलेगा दशमलव के 2 अंकों तक जाना है तो 39.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, यही आपका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो क्या है आपका यहाँ पर क्यूब ना हो करके स्क्वायर होगा बच्चों। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, अतः लट्टू को मोमिया रंग भरने
पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 39.54, या आप लिख सकते हो लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से बच्चों हमने आपको मॉडल नंबर 1 का बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाया है, और आई होप हम ये जानेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों ये हमारा मॉडल नंबर फर्स्ट पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। आप इसको 1 से 2 बार आप देखिए, और फिर जो आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दीजिए। और बच्चों क्लास अच्छी लगा हो या अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें।